गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनम फातिमा एंड वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल किसी प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट सीटेट आने वाला है, पहले हम जान लेते हैं सीटेट के बारे में। अभी जो 20 अगस्त को एग्जामिनेशन यानी कि 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ ही गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सीटेट 2023 यानी कि अगला सीटेट कब आएगा। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 देखिए, आपको पता ही है पीआरटी से यानी कि पीआरटी से डीएलएड वालों को बीएड वाले हैं, बीएड वालों को पीआरटी से कर दिया है आउट। ठीक है, तो बीएड वाले जो हैं वो बीएड वाले कैंडिडेट्स पेपर 2 की प्रिपरेशन करें, पेपर 1 की ना करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनको पेपर 1 से आउट कर दिया गया है, यानी कि उन्हें प्राइमरी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है उसके बाद अब पेपर 2 के लिए ही एलिजिबल होंगे सिर्फ बीएड वाले। एंड जो पीआरटी वाले हैं, जो पीआरटी के लिए हैं, वो डीएलएड एंड बीपीएड वाले सिलेक्ट होंगे। ठीक है, और देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की अगर हम बात कर लें, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने लोगों ने जो पेपर 2 दिया था, वो 14 लाख लोगों ने दिया था। 14 लाख लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया था पेपर 2। एंड जो उसमें से अपेयरिंग में थे वो 12 लाख थे, 12 लाख थे अपेयरिंग में। और जो पास आउट हुए हैं ना, वो सिर्फ कितने हुए हैं, 1 लाख, 1 लाख वो पास आउट हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कितना टफ एग्ज़ाम आया होगा। और मेरे अकॉर्डिंग आप देखिए नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने का मिलेगा। जो नोटिफिकेशन होगी वो आपकी आ जाएगी मिड ऑफ अक्टूबर में। कब आ जाएगी? मिड ऑफ अक्टूबर में। अक्टूबर में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, मिड में या मे बी लास्ट में, लेकिन हाँ अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा। दिसंबर के किसी भी संडे को, दिसंबर वीक के किसी भी संडे को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम मोड जो होगा वो ऑफलाइन होगा। आपको पता है इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है वो ऑफलाइन हुआ है, तो इससे प्रेफरेंस ये बन जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाएं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। अब देखिए सेकंड पेपर में क्या क्या, सेकंड पेपर में जो आपका मैथ वाले हैं, मैथ साइंस, जो मैथ एंड साइंस वाले हैं, मैथ साइंस, और दूसरा एसएसटी जो ये सब्जेक्ट्स हैं, बाकी तो सारे सेम ही रहते हैं, दोनों लैंग्वेजेस एंड सीडीपी, जो सीडीपी है वो भी सेम रहेगा और दोनों लैंग्वेजेस। तो आपको देखा जाए तो ये वाले पोर्शन काफ़ी टफ आ रहे हैं। जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है उसके अराउंड देखा जाए तो काफ़ी पोर्शन टफ आ रहा है पेपर सेकंड का। तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके पास ओवरऑल अभी से देखा जाए तो 2 मंथ हैं, तो पेपर 2 के लिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को फोकस करते हुए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आपको यहाँ देख करके अंदाज़ा लग ही गया होगा कि पेपर जो आ रहा है वो काफ़ी अच्छे खासे लेवल का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए पेपर 1 में क्या क्या आ जाता है। पेपर 1 में आपका CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा आपका EVS भी वो नहीं, 3rd to 5th वाला। अब EVS जो आ रहा है वो 3rd to 8th को मान कर चलिए, 3rd to 8th से 8th तक का पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका मैथ्स भी, एंड दूसरा आता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आ गई। ये आते हैं आपके पेपर 2 में, पेपर 1 में। तो जो मैथ वाले हैं वो मैथ वाले भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, और आपको मिड ऑफ अक्टूबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगी एग्ज़ाम की। एंड जो मोड होगा एग्ज़ाम मोड वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि देखिए सीटेट में क्या है, सीटेट में ऑथेंटिक ही पढ़ना होता है कि जितना सिलेबस में दिया हुआ है, जितना सिलेबस में मेंशन किया है, ओनली सिर्फ उतना ही फोकस करके स्टडी करना है सिर्फ। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जितना दिया हुआ है। बट कुछ लोग क्या होता है, अगर बैच ले लेते हैं तो पूरी तरह से बैच को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हाँ जो भी कराएगा भाई बैच ले लिया हमने वही कराएंगे। अरे खुद से पढ़िए, थोड़ा सेल्फ
सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो जो आज सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सेल्फ स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको क्या होगा, आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन और किस टाइम में कंफर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की बात हम स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, ये जो बैच है ये सीटेट वालों के लिए नहीं है। क्यों? सीटेट वाले तो इसमें डूब जाएंगे, इतना सिलेबस है। ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे आपका सुपर टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, ठीक है। यानी कि ये स्पेशल सिलेबस है, जिसमें से आप अगर चाहें तो सीटेट के अपनी अपनी यूनिट्स निकाल लें, या फिर अपने अपने जो भी टॉपिक्स आते हैं आपके सीटेट में अपने देख लीजिए और उनको सेपरेट करके आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, हम लोग ने डिस्कस किया था डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। यानी कि सिद्धांत, विकास के सिद्धांत हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम आ जाते हैं, आज स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। देखिए, काफ़ी सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने अलग अलग स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। बट जो एनसीईआरटी बताता है, एनसीईआरटी कितनी स्टेजेस बताता है, एनसीईआरटी की हमने देखी थी कि 5 स्टेजेस थी। तो उन्हीं में क्या करता है, एनसीईआरटी अपनी स्टेजेस को ख़त्म कर देता है, तो वही ऑथेंटिक भी मानी जाती हैं। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको यह याद रख लेना है कि कितनी स्टेजेस किसने दी हैं। जैसे हर लोग हैं, इन्होंने दी हैं 7 स्टेजेस डेवलपमेंट की। विकास की इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं, 7 अवस्थाएं दी हैं, 7 स्टेज बताई हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बस ये थोड़ा सा जनरली याद होना चाहिए या फिर आपको इन्फॉर्म होना चाहिए, ठीक। बट ऐसा अगर पेपर, अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही ख़राब हो गई या रेयर केसेस में कंफर्म कर लेता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो हरलोक ने स्टेजेस दी हैं, हरलोक ने कितनी स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, 7 स्टेजेस दी हैं। अब देखिए, पहली दी है इन्होंने प्री नेटल, प्रसव पूर्ण अवस्था, जो क्या कब होती है, बिफोर बर्थ, यानी कि 9 मंथ, 9 माह, 9 मंथ बिफोर बर्थ, यानी कि 9 मंथ कॉन्सेप्शन पीरियड जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरी दी है अर्ली इन्फेंसी, पूर्व शैशवावस्था, बर्थ टू 14 मंथ, यानी कि इन्होंने जन्म के बाद 14 मंथ, 14 महीने तक की अवस्था को क्या बताया है, अर्ली इन्फेंसी बताया। फिर बताया लेटर इन्फेंसी, उत्तर शैशवावस्था, 14 मंथ यानी कि 14 मंथ टू 2 ईयर, इन्होंने क्या बताया, लेटर इन्फेंसी। फिर उसके बाद चाइल्डहुड 2 से 11 वर्ष, अर्ली एडोलसेंस, पूर्व बाल्यावस्था 11 से 13 वर्ष, ठीक। एडोलसेंस किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष, लेटर एडोलसेंस उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष। अब देखिए, ये हर लोग की 7 स्टेजेस हैं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किसने कितनी स्टेजेस दी हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक मानी जाएंगी, जो कंफर्म की जाती हैं एग्जाम में, वो कौन सी की जाती हैं, वो सिर्फ एनसीईआरटी वाली ही कंफर्म की जाती हैं। अदरवाइज आपको ये थोड़ा बहुत मंथ या ईयर से इधर उधर मिल सकता है, लेकिन आप उसे देख के पेपर में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इतना शैशवावस्था में आएगा या इतना बाल्यावस्था में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टेजेस ऑफ रोस। अब देखिए, रोस ने कितनी स्टेजेस दी हैं, रोस ने सिर्फ 4 स्टेजेस में काम खत्म कर दिया। रोस ने कितनी दी है, 4। इन्फेंसी दी है शैशवावस्था, इन्होंने शैशवावस्था को कितने से मान लिया, 1 से 3 वर्ष मान लिया इन्होंने शैशवावस्था को, ठीक है, 1 वर्ष से। अब अर्ली चाइल्डहुड आता है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, एडोलसेंस किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। इनकी भी जनरली स्टेजेस ठीक ठाक हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितने कितनी स्टेजेस दी हैं, इनफैक्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक। देखिए, नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलसेनिक। अब देखिए, कोलसेनिक के अनुसार कितने स्टेजेस हैं, भाई कोलसेनिक ने बताई हैं 8 स्टेजेस, ठीक। अब देखिए, फर्स्ट स्टेज इन्होंने कौन सी बताई है, प्री नेटल, यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था या कॉन्सेप्शन पीरियड, कॉन्सेप्शन टू बर्थ, यानी कि जब प्रसव पूर्ण, जब प्रसव या कॉन्सेप्शन बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद बर्थ तक को इन्होंने क्या माना है, प्री नेटल माना है। फिर है न्यू नेट, यानी कि नवजात, जो न्यू नेट होता है, नवजात शिशु होता है एकदम बर्थ के बाद, बर्थ टू 3-4 वीक्स, ठीक। अर्ली इन्फेंसी शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था 1 से 15 मंथ, ठीक है। लेटर इन्फेंसी उत्तर शैशवावस्था 15 से 30 मंथ। अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 2.5 से 5 वर्ष। मिड चाइल्डहुड मध्य बाल्यकाल 5 से 9 वर्ष।
लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष, एडोलेसेंस किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष। अब देखिए ये कॉलसैनिक के द्वारा दी गई हैं कितनी स्टेजेस, 8 स्टेजेस। आप जनरली आप इनको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कौन सा किस स्टेज में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कोले। अब कोले के अकॉर्डिंग कॉल के अकॉर्डिंग कितने स्टेजेस हैं, कॉल ने दी हैं 12 स्टेजेस। कॉल ने कितनी दी हैं, 12 स्टेजेस दी हैं। सबसे ज़्यादा स्टेजेस इन्होंने ही दी हैं। आगे हम और काफ़ी सारी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ ही हम ये भी देख लेंगे डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि केवीएस में जो है वो डिबेट्स कंफर्म की गई थी। केवीएस में जो इस बार सिलेबस कंफर्म किया गया है वो थोड़ा न्यू सिलेबस था, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस डीएसएसबी वगैरह में भी कंफर्म कर लिए जाते हैं, जैसे करिकुलम से हो गया, लीडरशिप से हो गया। ठीक है, तो जो केवीएस का पैटर्न था इस बार वो काफ़ी डिफरेंट था, काफ़ी डिफरेंट सिलेबस था। ये तो नहीं कह सकते कि सभी एग्ज़ाम्स का सिलेबस बदलेगा, लेकिन मे बी आई थिंक कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देखिए अब वैसे भी मुझे लगता है दिसंबर तक सुपर टेट भी आ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोग बन रहा है, पहले आयोग बनेगा, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। तो जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो रिक्त पद हैं वो भर दिए जाएं। जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं, यानी कि खाली पद हैं, जितने भी विभाग में, चाहे वो टीचिंग में हो, किसी भी विभाग में हो, ठीक है, जितने भी रिक्त पद हैं वो रिक्त पद भर दिए जाएं जल्द से जल्द। इसीलिए क्या करेंगे, ये जो अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले ये वैकेंसीज निकालेंगे। मे बी आई होप के सुपर टेट भी देखने को मिल जाए। तो आप जो उसमें सुपर टेट में भी 2 तरह के लोग एग्जाम दे रहे होंगे। कौन कौन से, जो एक तो वो जो तैयारी करके ऑलरेडी बैठे हैं, उन्हें सिर्फ ये वेट है कि कब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो और कब वो पेपर दें। ठीक है, और एक जो फ्रेशर लोग हैं जो अभी इनिशियल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं वो लोग, तो उनका कंपटीशन क्या होता है, हाई हो जाता है जो पुराने लोग हैं उन लोगों से। तो इसीलिए जो अभी पढ़ रहे हैं वो अपनी स्टडी और स्ट्रॉन्ग कर लें। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न में भी अच्छा खासा बनने वाला है। अभी देखिए आयोग का गठन होगा, अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि उससे पहले जो पुराने शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था, उसके बाद शिक्षा मंत्री ही बदल गए थे कि जो वैकेंसीज हैं वो आएंगी। ठीक है, अभी काफ़ी सारे पुराने भी पद जो हैं वो खाली रह रहे हैं। अब देखिए सीएम साहब क्या करते हैं, मे भी शायद कमेटी का गठन हो जाए जल्दी और आपके लिए आपको एक खुशखबरी देखने को मिले सुपर टेट के विषय में। ठीक, अब देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कोल के अनुसार, कोल ने कितनी स्टेजेस दी हैं, कोल ने दी हैं 12 स्टेजेस। जो विकास के चरण हैं उन्होंने 12 स्टेजेस दी हैं। पहली आती है इन्फेंसी, बर्थ टू 2 ईयर, यानी कि जन्म से 2 साल। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 5 वर्ष। मिड चाइल्डहुड, अब इन्होंने क्या किया है, मिड चाइल्डहुड में बॉयज़ एंड गर्ल की अलग अलग बताई है। क्यों, क्योंकि वैसे भी कह रहे हैं कि गर्ल्स मिच्योर फास्टर देन बॉयज़, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की अपेक्षाएं जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, जल्दी मेच्योर हो जाती हैं। तो इसलिए लड़कियों के अंदर जो मेच्योरिटी आ रही है वो जल्दी आ रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इन्होंने गर्ल्स की स्टेजेस अलग रखी हैं एंड बॉयज़ की स्टेजेस अलग रखी हैं कि बॉयज़ को इतने टाइम के बाद जो है मेच्योरिटी गेन होगी और गर्ल्स को इतनी टाइम पहले मेच्योरिटी गेन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मिड चाइल्डहुड में इन्होंने बॉयज़ को बताया 6 से 12 वर्ष, गर्ल्स को भी 6 से 12 वर्ष बताया है। प्री एडोलेसेंस या लेटर चाइल्डहुड में इन्होंने बताया बॉयज़ को 13 to 14 ईयर एंड गर्ल्स को बताया है 11 to 12 ईयर, यानी कि 11 से 12 वर्ष की उम्र में। अर्ली एडोलेसेंस बॉयज़ को बताया इन्होंने 13 to 14 ईयर एंड गर्ल्स को जो बताया है अर्ली एडोलेसेंस वो बताया है 12 to 14 ईयर। ठीक है, अब देखिए आगे की इनकी स्टेजेस और देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि कॉल ने स्टेजेस सबसे ज़्यादा दी हैं भाई, सबसे ज़्यादा स्टेजेस इन्होंने ही दी हैं। नेक्स्ट है मिड एडोलेसेंस, जिसमें इन्होंने बॉयज़ को बताया 17 to 18 ईयर एंड गर्ल्स को बताया 15 to 17 ईयर। लेटर एडोलेसेंस यानी कि उत्तर किशोरावस्था, बॉयज़ बताए हैं 19 से 20 वर्ष और गर्ल्स बताई हैं 18 से 20 वर्ष। अर्ली अडल्टहुड 21 से 34 वर्ष, मिड अडल्टहुड 29 से 49 वर्ष, लेटर अडल्टहुड 50 से 64 वर्ष और अर्ली ओल्ड एज। अब देखिए 60 साल के बाद वैसे भी इंसान रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो ओल्ड एज 65 to 74 ओल्ड एज में आ जाएगा। अर्ली ओल्ड एज यानी कि शुरुआती जो ओल्ड एज है, उसके बाद आ जाएगी ओल्ड एज 75 एंड अबव।
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट शैली, अब ये शैली के अकॉर्डिंग दी गई हैं। शैली जो है उन्होंने दी हैं, उन्होंने सिर्फ कितनी अवस्थाएं दी हैं, उन्होंने सिर्फ 3 अवस्थाओं में काम खत्म कर दिया। अब उन्होंने पहले दी है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, 1 से 5 वर्ष, 1 से 5 वर्ष बताइए उन्होंने शैशवावस्था। चाइल्डहुड बाल्यावस्था बताइए उन्होंने 5 से 12 वर्ष। फिर बताइए उन्होंने अडोलेसेंस किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अब देखिए ऑथेंटिक जो मानी जाती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्टेजेस ऑथेंटिक मानी जाती हैं या जो एग्जाम में कंफर्म की जाती हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा कंफर्म ही की जाती हैं। जो एनसीईआरटी ने बताई हैं ना स्टेजेस, सिर्फ वही कंफर्म की जाती हैं। ये सिर्फ एक जनरल टर्म है जो हमने देखा कि हरलॉक ने कितनी दी हैं, कॉल ने कितनी दी हैं, ठीक है, कि हमें पता चल जाए किसने कितनी स्टेजेस दी हैं। अगर एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे इस बार केवीएस में पूछा था कि हरलॉक ने कितनी स्टेजेस दी हैं, ठीक, तो हरलॉक ने कितनी स्टेजेस दी हैं। हरलॉक वैसे एक फीमेल हैं, कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि हरलॉक मेल हैं कि फीमेल हैं, तो हरलॉक जो हैं वो फीमेल हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेज क्या आती है हमारी, प्री नेटल यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि कॉन्सेप्शन पीरियड, जब एक कॉन्सेप्ट से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, कॉन्सेप्शन पीरियड की बात हो रही है, प्रसव पूर्ण अवस्था। अब देखिए प्री नेटल पीरियड, इट द प्रोसेस दैट ओकर्स ड्यूरिंग टू 40 वीक्स पीरियड टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड ही हैविंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक, यानी कि जन्म पूर्व अवधि की प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रीनेटल प्रसव पूर्व अवस्था होती है। उस टाइम की जो ये प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, बच्चे के जन्म से क्या होता है, 40 वर्ष पहला, बच्चे के जन्म से 40 सप्ताह पहले की स्टेज होती है, ये 40 सप्ताह पहले की प्रोसेस होती है। और अनुवांशिकी से जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है वो किससे, अनुवांशिकी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, और जो बाहरी एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। क्यों, अनुवांशिकता से ज़्यादातर इसलिए रिलेटेड होती है यानी कि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेबी के अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, यानी कि काफ़ी हद तक जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होती है, यानी कि हमारे जीन्स जो होते हैं वो बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक। द 3 स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल इज जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड फिटल स्टेज, यानी कि जो प्रसव पूर्व अवस्था है उसको कितनी स्टेजेस में बांटा गया है, उसको भी 3 स्टेजेस में बांटा गया है। एक है जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड फिटल, जिसे जर्मिनल को वो कहते हैं बीजावस्था, और एम्ब्रियोनिक को कहते हैं डिम्बावस्था या पिंडावस्था, और फिटल को कहते हैं भ्रूणावस्था। अब देखिए जन्म पूर्व अवधि वह प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से 40 सप्ताह पहले होती है और अनुवांशिकी से काफ़ी प्रभावित होती है। अब देखिए अनुवांशिकी से तो प्रभावित होती है, लेकिन बाहरी एनवायरनमेंट भी क्या करते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं। जब प्रसव यानी कि प्रसव बनना स्टार्ट होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, उसके डेवलपमेंट, उसके विकास में प्रभाव डालती हैं। जैसे मदर का स्मोकिंग वगैरह, ठीक है, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेती हैं, या फिर उनको बोला जाता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से बचने के लिए भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो जो रेडिएशन होती हैं वो निगेटिव इफेक्ट डालती हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, उसके विकास में क्या करती हैं, निगेटिव इफेक्ट डालती हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो हेल्दी खाना लें और एक टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहे जब वो प्रसव गेन करती हैं या प्रसव पूर्व उनकी अवस्था होती है, यानी कि जब वो प्रेगनेंसी को एक्वायर करती हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट है जर्मिनल स्टेज, 0 to 2 वीक, यानी कि जब बनना स्टार्ट होता है कॉन्सेप्शन, जब कॉन्सेप्शन बनना स्टार्ट होता है तब की अवस्था है ये 0 to 2 वीक, तो ऐसा बनता है। उसके बाद क्या होता है एम्ब्रियोनिक। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है 3 to 8 मंथ, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे ब्रेन बनने स्टार्ट होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है या कॉन्सेप्शन पीरियड होता है, प्रेगनेंसी टाइम होता है, उसमें जो लेडीज़ हैं उन्हें काफ़ी अच्छा रिलैक्सेबल उनके इन्वायरमेंट हो, उनका इन्वायरमेंट अच्छा हो, और उन्हें ऐसे हार्मफुल चीज़ों से दूर रखा जाए, कोई ड्रग्स वगैरह या फिर कोई हार्मफुल मेडिसिन वगैरह ना लें। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, माइंड डेवलप होता है बच्चे का, जैसे मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, ये सारे ब्रेन डेवलप होते हैं। फिर आता है फिटल अवस्था, 9 वीक्स बर्थ, यानी कि बर्थ से पहले 9 माह की जो स्टेज है वो है, यानी कि तब कंप्लीट बनना स्टार्ट हो जाएगा 9 वीक्स के। फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसके बाद बर्थ के टाइम, उससे पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं।
Germinal stage. Conception occurs when a sperm fertilize an egg एंड फ्रॉम आ जाइगोट, यानी कि एक स्पर्म से और एक एग के मिलने से, उनके फर्टिलाइजेशन से जब एक जाइगोट बनता है। अब जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट कहते हैं एक युग्मनज को, यानी कि मेल स्पर्म एंड फीमेल एग के फर्टिलाइजेशन से जब एक जाइगोट बनता है उसी को कॉन्सेप्शन पीरियड बोलते हैं, उसी को कॉन्सेप्शन बोलते हैं। द जर्मिनल स्टेज ओकर्स, यानी कि जो जर्मिनल स्टेज होती है फ्रॉम कॉन्सेप्शन अंटिल 2 वीक्स, यानी कि वो कॉन्सेप्शन के टाइम में दो सप्ताह का समय होता है। ड्यूरिंग विच द जाइगोट, यानी कि जाइगोट बनने के बाद कितने टाइम का? 2 हफ्ते का समय होता है। गेट इम्प्लेन इन द यूट्रस एंड बिगिन टू रैपिडली डिवाइड, गोइंग फ्रॉम वन सेल स्ट्रक्चर टू मल्टी सेल्स, यानी कि फिर क्या होता है, एक जो स्पर्म से एक सिंगल सेल बनता है, जाइगोट एक सिंगल सेल बनता है, वो क्या होता है फिर 2 वीक्स के बाद वो डेवलप होना शुरू हो जाता है मल्टी सेल्स में, मल्टी सेल्यूलर बन जाता है। ठीक है, तो वो 2 वीक्स के बाद क्या होता है, जो जर्मिनल स्टेज, यानी कि जो जर्मिनल स्टेज के बाद जो जाइगोट होता है, पहले जाइगोट बनेगा, यानी कि स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? युग्मनज, यानी कि जाइगोट बनेगा, एक सिंगल सेल बनेगा। फिर उस सिंगल सेल से क्या होगा? डेवलप होगा किसकी तरफ? डेवलप होगा मल्टी सेल्यूलर सेल की तरफ, जाइगोट। अब फर्टिलाइज एग, यानी कि एक निषेचित अंडा होता है जो जाइगोट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम implantation 2 weeks until weeks 8 for pregnancy, week 8 ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 8 वीक का समय होता है, ये 2 वीक्स के बाद का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। ठीक है, क्यों उससे पहले क्या थी? जर्मिनल स्टेज थी, उसमें क्या था? सिंगल सेल बना था, उसके बाद वो डेवलप होना शुरू होगा मल्टी सेल्स में, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या आ जाएगा? वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अपॉन इम्प्लिटेशंस द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो, यानी कि जब वो मल्टीसेल्यूलर सेल बनना स्टार्ट हो जाता है एक जाइगोट से, तो उसको क्या बोला जाता है? इसको एम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो इज एन ऑर्गेनिज्म इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो अपने शुरुआती चरण में होता है, डेवलपमेंट के अपने विकास के शुरुआती चरणों में होता है। अब देखिए नेक्स्ट है फिटल स्टेज। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 3 वीक अंटिल बर्थ, यानी कि 3 सप्ताह पहले की एज होती है बर्थ से पहले, यानी कि जन्म से पूर्व 3 सप्ताह पहले का समय होता है जो फिटल स्टेज होती है। व्हेन द ऑर्गेनिज्म बेबी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बेबी के टर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है इन अबाउट 9 वीक्स ओल्ड, जो 9 हफ्ते का हो जाता है। द एम्ब्रियो इज कॉल्ड फिटस, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसको क्या यानी कि जो एम्ब्रियो था उसको फिर क्या कहने लगते हैं? फिटस कहने लगते हैं। फिर वो जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है ऑर्गेनिज्म बेबी के फॉर्म में, तो उसको फिटस कहते हैं। एट द स्टेज द बेबी इज अबाउट द साइज ऑफ अ किडनी बीन। किडनी बीन क्या होता है? राजमा जो होता है, यानी कि जो उसका शेप और साइज बनना बेबी का स्टार्ट होता है वो एक किडनी बीन के जैसा शुरू होता है। एंड बिगिन टू टेक ऑन द रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म आ ह्यूमन बींग, यानी कि उसके बाद क्या कर लेता है? उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में। ठीक, ये थोड़ा जानना ज़रूरी था। एक्चुअल में ये बायोलॉजिकल टर्म हो गया, बट ये जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कंफर्म कर लेता है और हमें थोड़ा सा नॉलेज भी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में कि कौन सी जर्मिनल स्टेज है, कौन सी एम्ब्रियोनिक है, कौन सी फिटस है या फिटल स्टेज है। ठीक है, ये हमने प्री नेटल स्टेज है उसके अबाउट डिस्कस किया है कि प्री नेटल स्टेज में 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं, एक जर्मिनल होती है, एम्ब्रियोनिक होती है, फिटल होती है। अब देखिए इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम प्री नेटल के बाद शिशुअवस्था अदर बाकी जितनी भी स्टेजेस हैं हमारी उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बाकी सब कुछ जो स्टार्ट करेंगे वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। एंड आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी जिसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब के लिए टेक केयर, बाय।